असिस्टेंट देविंदर जानता था कि धीरेंद्र शेखावत के लिए राजीव का ऑर्डर पूरा करना कितना जरूरी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी होकर भी धीरेंद्र शेखावत ने यह खुद क्यों करना चाहा। वो चाहता तो अपने लोगों को भी इस काम को सौंप सकता था। सर, क्या हमारा वहां जाना जरूरी है? आप कहें तो मैं किसी को उन लोगों को ढूंढने के लिए भेज देता हूं। नहीं, तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। धीरेंद्र शेखावत को गुस्से में देखकर देवेंद्र आगे कुछ नहीं बोल पाया। वहीं दूसरी तरफ राजीव कंपनी में प्रिया को लेने के लिए गया हुआ था। प्रिया और आकृति ने जब राजीव को वहां देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ आए। राजीव, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो औरत अचानक से आई और उसने मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। राजीव जानता था कि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और अभी वो अपना गुस्सा निकाल रही थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई। उन्हें हॉस्पिटल से पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। वो बच्चा छोटू एक दिन के लिए सौम्या के वार्ड में रहा और फिर चला गया। जरूर ये सब कुछ किसी ने सोच समझ कर किया है, क्योंकि ये औरत भी वहां सिर्फ तुम पर इल्जाम लगाने के लिए ही आई थी। राजीव के ये लफ्ज सुनकर प्रिया हैरान रह गई। क्या सिर्फ मेरे लिए? मतलब उसे आकृति या टिया कपूर से कोई मतलब नहीं है? हाँ, जरूर ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुम तीनों पर अटैक करता, लेकिन यहाँ सिर्फ निशाने पर तुम हो। जरूर कोई तुमसे अपनी किसी नाराजगी का बदला लेना चाहता है। क्या इस सब के पीछे वर्मा फैमिली का कोई मेंबर है? ये सुनते ही प्रिया के दिमाग में सबसे पहले वर्मा फैमिली के भानु प्रताप वर्मा और उनसे जुड़े सभी लोगों का नाम एक एक करके घूमने लगा, लेकिन राजीव ने तुरंत ही उसकी बात से इनकार कर दिया। उनके अभी के हालात को देखकर मैं कह सकता हूं कि ये उनका काम नहीं कि वो किसी आदमी को गायब कर सके। अविनाश मेरा आदमी है, लेकिन मैंने पिछले काफी वक्त से उसे देखा नहीं है। राजीव, कुछ गड़बड़ है क्या? हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले चलो घर चलते हैं। माँ पापा भी परेशान हो रहे होंगे। थोड़ी ही देर में राजीव और प्रिया अपने घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि वो घर के अंदर जा पाते, वहां छुपे हुए रिपोर्टर्स ने उनको रोक लिया और ये सब देखकर प्रिया बहुत ही डिप्रेस हो गई। प्रिया, इस बारे में इतना मत सोचो। आज तुम आर्या के साथ घर पर रहकर आराम करो और किसी चीज के बारे में मत सोचो। बाहर भी मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज का ख्याल रखूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अविनाश और उस डॉक्टर को बहुत जल्दी बाहर लेकर आऊंगा। प्रिया, जो अभी भी हैरानी से राजीव की बातें सुन रही थी, उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर अविनाश सच में उसके अगेंस्ट हो गया तो वो शायद इस फाउंडेशन को कभी भी चलाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। राजीव ने प्रिया को देखा और उसे उदास देखकर राजीव को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगा। वहीं रमेश जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसे गाड़ी का शीशा फूटा हुआ मिला। ये देखकर वो हैरान रह गया। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, गुस्से से भड़के हुए लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। रमेश इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो इतने सारे लोगों का कुछ कर भी नहीं सकता था। लोगों का ये ग्रुप बहुत ही गुस्से में था। वक्त रहते अगर उनको नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। वहीं प्रिया भी जानती थी कि चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। भले ही उसने राजीव के कहने पर अपना फोन ना देखा हो, पर अपने फादर की हालत देखकर उसको अंदाजा हो गया था कि बाहर क्या क्या हो रहा होगा। मम्मा, आपका चेहरा इतना सैड क्यों लग रहा है? क्या हुआ आपको? प्रिया ने अपने हाथों से उसके मासूम चेहरे को छुआ। बेटा, मैं सैड नहीं हूँ, तुम परेशान मत हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी सैड नहीं हो सकती। प्रिया को लगा कहीं उसकी वजह से आर्या पर कोई गलत असर न पड़े, इसलिए उसने खुद को संभाला और आर्या के साथ खेलने लगी। राजीव धीरेंद्र शेखावत के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। राजीव ने बिना वक्त गवाए तुरंत फोन उठा लिया। यह फोन कॉल राजीव को डीजीपी विक्रम राठौर ने किया था। सर, मुझे धीरेंद्र शेखावत का कॉल आया था। अब इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूं। जैसा कि उम्मीद थी, अविनाश और डॉक्टर दोनों ही एक समय में लापता हो गए थे। छानबीन के दौरान पता चला कि यह सब वशिष्ठ परिवार ने करवाया है।
उन लोगों ने इन दोनों को ही शहर के बाहर एक खाली जगह पर रखा हुआ है। राजीव को समझ नहीं आया कि अब ये वशिष्ठ परिवार कहां से बीच में आ गया और क्या मकसद हो सकता है उनका इस किडनैपिंग को लेकर। वशिष्ठ परिवार? अगर मुझे सही से याद है तो हमारा या प्रिया का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सब करने के पीछे की क्या वजह है? हाँ, हमने इसके बारे में पता किया। प्रतीक वशिष्ठ नाम का एक इंसान है जिसका स्नेहा शेरगिल से एक खास रिश्ता है। स्नेहा शेरगिल का नाम सुनते ही राजीव को सारा मामला समझ आने लगा। उसने विक्रम राठौर को तुरंत ऑर्डर दिया, जल्दी से जल्दी उन्हें इस प्रतीक वशिष्ठ की गिरफ्त से रिहा करो। और हाँ, ये काम रात के अंधेरे में होना चाहिए जिससे किसी को इसकी खबर ना लगे। ठीक है सर। अपनी बात कहकर राजीव ने कॉल कट कर दी। तभी प्रिया जो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी से उसके पास आ गई। राजीव, क्या इस सब में स्नेहा का हाथ हो सकता है? राजीव ने उसकी आंखों में देखा और हाँ में गर्दन हिलाई। आधी रात के वक्त विक्रम राठौर के प्लान के अकॉर्डिंग सभी उस जगह पर पहुंच गए। विक्रम राठौर के कहने पर जितने भी ऑफिसर्स छुट्टी पर थे उन सबको बुला लिया गया। सभी को पता था कि एक हाई प्रोफाइल केस है ये, इसलिए किसी ने भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं की और देखते ही देखते अविनाश और डॉक्टर को सही सलामत उस जगह से निकाल लिया गया। इस सबसे अनजान वशिष्ठ विला में प्रतीक ने स्नेहा के गालों पर अपनी एक उंगली घुमाते हुए उसे गौर से देखा। स्नेहा, तुम शेरगिल परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह रही होगी। फिर आज जब तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है तो तुमको कैसा लग रहा है? उसकी बातें सुनकर स्नेहा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी तरफ देखी जा रही थी। वहीं वशिष्ठ परिवार के नौकर एक तरफ जमीन पर बैठे उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। स्नेहा को कुछ भी बोलता ना देखकर प्रतीक वशिष्ठ मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो मैं भी कोई बात नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। प्रतीक वशिष्ठ आज बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेरगिल परिवार की बेटी में एटीट्यूड ना के बराबर होगा और वो उसकी हर बात मानेगी। स्नेहा को अपने करीब देखकर प्रतीक का दिल आज बहुत खुश था। उसने बस अपनी उंगलियों से नौकर को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही वो लोग दौड़कर उसके पास आए और उसके पास आकर खड़े हो गए। प्रतीक वशिष्ठ परिवार का इकलौता वारिस था, इसलिए वशिष्ठ परिवार ने उसे बड़े नाजों से पाला था। तुम सब जाओ और आराम से सो जाओ। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसकी बात सुनकर नौकर चुपचाप वहां से 9-11 हो गए। प्रतीक ने इतना कहा और नौकरों के वहां से जाते ही स्नेहा को अपनी बाहों में खींच लिया। अगली सुबह जब स्नेहा की आंख खुली तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसे अभी वहां से जल्दी निकलना था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर विला से बाहर निकल गई। जब वो वापस लौटकर वर्मा हाउस पहुंची तो भानु प्रताप उसे देखते ही खुशी से भर गए। उन्होंने एक नजर अदिति को देखा और फिर स्नेहा को देखकर मुस्कुराने लगे। स्नेहा बेटा, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। नाना जी, आपकी एक टेंशन तो मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब प्रिया की कंपनी कभी नहीं खुलेगी। अदिति, कुछ सीखो अपनी बहन से। अब ये मत सोचना कि मैं तुमको डांट रहा हूं, लेकिन तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती हो आजकल। जब तुम हॉस्पिटल गई तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं आई। अब मैं तुमसे नेवी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूं जो उन्हें खत्म करने में हमारी मदद कर सकें। यह सुनकर अदिति हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भानु प्रताप की बात का क्या जवाब दे। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर भानु प्रताप बीच में ही बोल पड़े। अदिति, मैंने कहा ना, तुम्हें स्नेहा से सीखना होगा कि मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो दूसरे लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। भानु प्रताप की बात सुनने के बाद अदिति ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी।
क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी के लिए उसने खुद ही यहाँ से बाहर जाने का फैसला किया और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। देखिए नाना जी, मैंने ये सब कुछ अदिति के लिए किया, लेकिन उसने इस तरह यहाँ से जाकर सही नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आप अब भी पूरे वर्मा परिवार के बिजनेस को उन्हें दे देंगे? क्या आपको लगता है कि ये सही है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब तक तुम अच्छा करोगी मैं तुम्हें वर्मा बिजनेस को सौंपने के लिए तैयार हूँ। तुम समझो कि तुम ही जनरल मैनेजर बन गई। थैंक यू सो मच नाना जी, थैंक यू। अदिति, जो कि बाहर छिपकर ये सारा सीन देख रही थी, उसने अचानक से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने इतनी सालों तक वर्मा बिजनेस हाउस में काम किया था, लेकिन किसी ने मेरी मेहनत की कदर नहीं की और इसके बदले में स्नेहा ने तो मेरा फायदा ही उठाया और अब वो मेरी जगह लेना चाहती है। अपने मन ही मन ये सब सोचने के बाद अदिति वहां से चली गई। उसे अभी भी प्रिया से निपटना था, इसलिए वो उसकी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रिया, तुम्हारी लोकेशन से पता चलता है तुम यही हो। अब तुम कब बाहर आओगी ये मुझे देखना होगा। अदिति अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अदिति पीछे मुड़ी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने सामने खड़े आदमी को देखकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। आप कौन? वो शख्स एक लग्जरी कार में बैठकर वहां पर आया था और जब उसने अदिति को देखा तब वो मुस्कुरा रहा था। क्या स्नेहा ने तुमको बताया नहीं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं? मेरा नाम प्रतीक है। क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? मैंने उसे तुम्हारे बारे में जिक्र करते हुए कभी नहीं सुना। सच में? अदिति की बात सुनकर प्रतीक वशिष्ठ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अदिति को देख रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बुरा मत मानिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैं अंदर जाकर किसी को ढूंढना चाहती हूँ। मेरे साथ आओ, मेरा घर यहीं है। प्रतीक वशिष्ठ की बात सुनकर अदिति बहुत खुश थी। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कार में बैठकर वो दोनों सीधे कम्युनिटी के पास चले गए। वहां के आसपास का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था। ये जगह बहुत अच्छी है ना? हाँ, और यहाँ के अपार्टमेंट किसी विला की तुलना में 100 गुना बेहतर हैं। अंदर पहुंचने के बाद अदिति बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर देखने लगी। जब प्रतीक वशिष्ठ ने अदिति की इस हरकत को देखा तो उसने तुरंत कहा, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, प्रतीक वशिष्ठ ने अपनी बात कही, मैं प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम भी प्रिया की तलाश में यहाँ पर आई हो? प्रतीक वशिष्ठ के ये शब्द सुनकर अदिति की आंखें चमक उठीं। प्रिया के नाम का जिक्र सुनकर वो हैरान रह गई। क्या तुम जानते हो वो किस बिल्डिंग में है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी बेटी को हर दिन वॉक के लिए नीचे लेकर आती है। मुझे लगता है कि हमें उसका यहीं इंतजार करना चाहिए। प्रतीक वशिष्ठ ने अदिति को एक आइडिया दे दिया था, लेकिन अदिति की नजरों में ये कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर भी उसने प्रतीक वशिष्ठ से कुछ ज्यादा नहीं कहा। थैंक यू प्रतीक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब अदिति ने यह कहा तो प्रतीक वशिष्ठ को तुरंत समझ आ गया कि ये लड़की हो न हो वर्मा परिवार की ही सदस्य है। वहीं अपने कमरे की बालकनी में खड़े राजीव की नजर लगातार इन दोनों को घूर रही थी। अदिति को किसी अनजान और महंगी कार से बाहर आता देखकर राजीव को बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने प्रतीक वशिष्ठ को गाड़ी से बाहर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और हैरानी से वो उसको देखने लगा। उसने अपना मोबाइल निकालकर प्रतीक वशिष्ठ का एक फोटो ले लिया। उसने वो फोटो तुरंत धीरेन्द्र शेखावत को भेज दिया और उसे एक मैसेज टाइप कर दिया, इस आदमी की कुंडली निकालो जितना जल्दी हो सके। राजीव जब प्रतीक वशिष्ठ की तलाश शुरू करने ही वाला था, प्रतीक वशिष्ठ खुद उसके पास आ गया। उसी समय अदिति की नजर राजीव पर पड़ी। उसे देखकर अदिति गुस्से में उसे घूरने लगी। तो तुम यहाँ हो राजीव? अच्छा, जरा बताना, अपने ही घर में छिपकर रहना कैसा लगता है? क्या प्रिया ने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत हो रही है? नहीं हो रही ना? बोलो।
अदिति की बातें सुनकर और उसे आर्या के सामने अपना मजाक उड़ाता हुआ देखकर राजीव को बहुत गुस्सा आया। अदिति, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे ये ना बताओ कि जो कुछ भी हुआ उसका तुमसे कुछ लेना देना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अरे इस वक्त तो तुम खुद अपना बचाव भी नहीं कर सकते और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। पहले जरा जाओ और अपना चेहरा शीशे में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस तरह के आदमी हो।